वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड सॉल्यूशन में मैं आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल ड्रीम वर्ल्ड सॉल्यूशन में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आप लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताने जा रहे हैं, नेशनल फ्लैग के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का रेशियो के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका रेशियो अनुपात 3:2 होता है, लंबाई अनुपात चौड़ाई। अंगीकृत 1947, अभिकल्पनाकर्ता पिंगली वेंकैया ने। इसे संविधान सभा द्वारा 1947 ईस्वी में अंगीकृत किया गया। इनका रचनाकार पिंगली वेंकैया ने थे। अभिकल्पनाकर्ता क्षैतिज तिरंगा झंडा भारत केसरिया सफ़ेद और हरा सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तिलियां की एक साथ एक गहरे नीले का पहिया दिया। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है, यह 3 रेक्टेंगल से बना होता है। पहला पैनल केसरिया, दूसरा उजला, तीसरा हरा तथा मध्य मिडिल पैनल के बीच एक चक्र होता है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। अशोक चक्र नेवी ब्लू रंग का होता है। इसमें 24 तिलियां होता है जो 24 घंटा प्रगति का संकेत देता है। झंडा का रेशियो 3:2 होता है और लंबाई 3 और चौड़ाई 2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज खादी या सिल्क का बना होता है। राष्ट्रीय ध्वज का मैन्युफैक्चरिंग ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के द्वारा होता है। राष्ट्रीय चक्र अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। यानी दोस्तों, आप यहाँ एक बेसिक समझिएगा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ खादी वस्त्र का तिरंगा बनाया जाता है। और वह किसके निगरानी में मैन्युफैक्चरिंग रहता है? मैन्युफैक्चरिंग ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के द्वारा रहता है। झंडा का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किए थे। पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रचनाकार हैं। पिंगली वेंकैया भारत के सच्चे देशभक्त एवं कृषि वैज्ञानिक भी थे। इनका जन्म 2 अगस्त 1876 में हुआ था। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1963 विजयवाड़ा में हुई। काकीनाडा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान वेंकैया ने भारत का खुद का राष्ट्रीय ध्वज होने का आवश्यकता पर बल दिया और इनका यह विचार गांधी जी को पसंद आया। गांधी जी ने वेंकैया को राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने का सुझाव दिया। वेंकैया 5 साल तक 30 विभिन्न देशों का राष्ट्रीय ध्वज पर शोध करने के बाद अंत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के लिए सोचा। 1921 में विजयवाड़ा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में वेंकैया ने महात्मा गांधी से मिले। किनसे मिले? महात्मा गांधी से। जब उन्होंने गांधी से मिले तो उन्होंने अपने द्वारा डिजाइन लाल हरे रंग से बनाए हुए झंडा दिखाए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के सारे अधिवेशन में 2 रंग वाले झंडे का प्रयोग किए जाने लगा। इस बीच जालंधर के हंसराज ने झंडे में चक्र चिन्ह बनाने का सुझाव दिया, लेकिन उस समय इस झंडे को कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर स्वीकृति नहीं मिली। यहाँ याद रखिएगा, 1921 में वेंकैया ने महात्मा गांधी से मिले और उन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए 2 रंगों का झंडा दिखाया। उसी समय से कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में 2 रंगों वाले झंडे का प्रयोग किए जाने लगा, लेकिन इस झंडे को कांग्रेस की ओर से संवैधानिक तौर पे स्वीकृति नहीं मिली। हंसराज ने ही झंडे में चक्र चिन्ह लगाने का सुझाव दिया। इस चक्र को प्रगति और आम आदमी के प्रतीक के रूप में माना गया। बाद में गांधी जी के सुझाव पर पिंगली वेंकैया ने शांति के प्रतीक सफ़ेद रंग को भी राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया। 1931 में कांग्रेस के कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफ़ेद और हरे 3 रंगों से बने इस ध्वज को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। बाद में राष्ट्रीय ध्वज में इस तिरंगे के बीच चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली। 1931 में कांग्रेस के द्वारा केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग से बने झंडे को स्वीकृति मिली। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 1947 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 1947 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में इसे अपनाने के बाद
15 अगस्त 1947 को यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना। तिरंगे में केसरिया यानी भगवा रंग वैराग्य का रंग है। इसे अपने ध्वज में इसलिए सम्मिलित किया गया क्योंकि नेता देश के विकास में खुद को समर्पित कर दे। इसका सफ़ेद रंग प्रकाश और शांति के प्रतीक के रूप में लिया गया है। इसका सफ़ेद रंग प्रकाश और शांति के प्रतीक के रूप में लिया गया है। वही हरा रंग प्रकृति से संबंध, हरा रंग हमारे प्रकृति, हमारे देश की मिट्टी को, हमारे देश की किसान को संकेत और संपन्नता को दर्शाता है। ध्वज के बीच में स्थित अशोक चक्र धर्म के 24 नियमों को याद दिलाता है एवं 24 घंटों प्रगति की ओर का संकेत देता है। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए महात्मा गांधी से सलाह ली और गांधी जी ने उन्हें सलाह दी। इस चक्र के बीच अशोक चक्र रखने की सलाह दी जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकेत बनेगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे ताकि देश के प्रति सभी व्यक्तियों का सम्मान बना रहे। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे देश की आन बान शान के प्रतीक है। तिरंगा किसी अधिकारी के गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचों बीच या कार के दाईं ओर लगाया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा संवैधानिक तौर पर मान्य है। इसे संवैधानिक विशेषाधिकार प्राप्त है। इसकी असम्मान एवं अवहेलना करने पर दंड का विधान हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही झंडा क्यों फहराते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग जानते भी होंगे कि 15 अगस्त को झंडा इसलिए फहराते हैं क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन 26 जनवरी को ही झंडा क्यों फहराते हैं? तो दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस, इसलिए संविधान लागू होने के अवसर पे हम 26 जनवरी मनाते हैं। तो मैं आपको उन लोगों को बताना चाहता हूं कि दोस्तों, हमारा संविधान 29 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हम परंपरा निभाते आ रहे हैं। ये तो ठीक है कि हम लोग परंपरा निभाते आ रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी को ही हम लोग परंपरा क्यों निभाते हैं? तो मैं बता दूं दोस्तों कि 26 जनवरी को झंडा इसलिए फहराते हैं क्योंकि भारत में सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडोत्तोलन किया। यही कारण हम 26 जनवरी को ही प्रत्येक वर्ष झंडोत्तोलन का गरिमा निभाते आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही झंडा क्यों फहराते हैं। सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडोत्तोलन किया। 26 जनवरी भारत के इतिहास की अविस्मरणीय तिथि बन गई। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। भारत में गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय गान के बारे में हम लोग जानते हैं। नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। राष्ट्रगान, नेशनल एंथम संवैधानिक तौर पे मान्य होता है और इसे संवैधानिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इसका रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन हमारे देश भारत का राष्ट्रगान है। किसी भी देश में राष्ट्रगान का गाया जाना अनिवार्य हो सकता है और इसके असम्मान या अवहेलना पर दंड का विधान भी हो सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता 5 पदों में लिखी थी, जो पहला पद राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रगान को मदनापल्ली आंध्र प्रदेश में रविंद्रनाथ टैगोर ने तैयार किया था। राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है। विशेष स्थिति
में इसे 20 सेकेंड में भी गाया जाता है। जैसे में शोक दिवस, कोई मौन रोक, मैं आपको विशेष स्थिति में 20 सेकेंड में भी पढ़कर बता रहा हूँ। राष्ट्रगान की पहली और अंतिम पंक्तियाँ के साथ एक संक्षिप्त संस्करण भी कुछ विशिष्ट अवसरों पर बजाया जाता है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है: जन गण मन अधिनायक जय हे, भारती भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। संक्षिप्त संस्करण को चलाने की अवधि लगभग 20 सेकेंड होती है। नेता सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय गान को उर्दू एवं हिंदी में कैप्टन अली के द्वारा अनुवाद कराया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का रचना जॉर्ज पंचम के प्रशंसा में लिखा था, जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है। यह गान 2005 में राष्ट्रीय गान से सिंध शब्द को हटाने का प्रस्ताव रखा गया एवं सिंध शब्द के स्थान पर कश्मीर जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन दुख इस बात की है कि यह असफल रहा। तो मैं आपको बता दूं, 2005 में राष्ट्रीय गान से सिंध शब्द को हटाने संबंधी का प्रस्ताव क्यों रखा गया? तो दोस्तों, सिंध एक स्थान का नाम है जो पाकिस्तान में पड़ता है। आज़ादी से पहले सिंध हमारे हिंदुस्तान में था और आज़ादी के बाद सिंध स्थान है जो पाकिस्तान में चला गया, इसलिए सिंध को हटाने का प्रस्ताव रखा गया और सिंध के स्थान पर कश्मीर जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन यह प्रस्ताव असफल रहा। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया। शीर्षक रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी रूपांतरण रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया था। यह द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक के रूप में किया था। राष्ट्रीय गान बांग्ला भाषा एवं इसे 1911 में संस्कृति में व्यक्त किया गया। राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। नेशनल एंथम। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दूसरे दिन का काम शुरू होने से पहले गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जन गण मन के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को न केवल लिखा बल्कि उन्होंने इसे गाया भी। इसे आंध्र प्रदेश के एक छोटे से जिले मदनापल्ली में गाया गया था। चलिए दोस्तों, हम लोग नेशनल सॉन्ग के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत तो मैं आपको राष्ट्रीय गीत के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, रचिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोला जाता है। भाषा संस्कृत एवं बांग्ला में लिखा गया था। गाने की अवधि 65 सेकेंड। अंगीकृत 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1882 में आनंद मठ उपन्यास में लिखा गया। वास्तव में इसे 2 भाषाओं में लिखा गया था, बंगाली और संस्कृत। इस गीत को गाने में 65 सेकेंड लगता है। वंदे मातरम का अंग्रेजी रूपांतरण अरविंद घोष ने किया था। 16 अक्टूबर 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के दौरान वंदे मातरम लोकतांत्रिक शब्द बनाया। यह आज़ादी की लड़ाई की मुख्य स्लोगन था। इसे प्रथम बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम को बंगाली और संगीत के साथ उच्चारण किया। इसे प्रथम बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुनः 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में हुए अधिवेशन में श्री चरण दास ने इसे गाया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1976 को बंगाल की कोसलापाड़ा नामक गांव में इसकी रचना की थी। वंदे मातरम का प्रथम 2 पद संस्कृत में है, बाकी सभी बांग्ला में है। 1905 में बनारस अधिवेशन में सारला देवी चौधराइन ने स्वर दिया। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छा होगा, तो लाइक एंड शेयर करना